हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट फॉर्मूला और पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज, जिसमें हम कम से कम टाइम में हर एक चैप्टर को कर रहे होंगे। हमने ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 20 मिनट में, लॉजिक गेट 10 मिनट में और एरर्स को 15 मिनट में करवा दिया है, जिसमें हम सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट लगता है वो देखते हैं, फिर उसके ऊपर 2 से 3 पीवाईक्यू उस टॉपिक के करते हैं, तो जिससे आपका पूरा अच्छे से दिमाग में फिट हो जाता है और 15 से 20 मिनट के अंदर आपका पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाता है। ये जो सीरीज है वो आप कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, नीट के लिए भी मोर देन सफिशिएंट है, जेई मेंस के लिए सफिशिएंट है, बिट सेट्स के लिए सफिशिएंट है, सीयूटी के लिए सफिशिएंट है। मतलब अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये इंडिया में सबसे बेस्ट रिवीजन सीरीज है, क्योंकि इसके अंदर में जो टॉप 5 to 7 एजुकेटर्स है फिजिक्स के, नीट और जेई की फील्ड में, उन सब के नोट्स पढ़ता हूं, फिर मेरे खुद के नोट्स ऐड करता हूं, फिर एनसीईआरटी करता हूं, उसके बाद जो एंटी क्वेश्चंस पूछता है उसका पूरा एनालिसिस करके आपके पास ये नोट्स लेके आता हूं। तो आपको इसको अच्छे से देखना है। अगर आपने ये भी देख लिया तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपको लिखना नहीं है। पूरे पूरे नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसके साथ ही जो और वीडियोस भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो आपको लिखना कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आया तो 2 बार देख लेना, लेकिन इसको अच्छे से करके जाओ, ये मोर देन सफिशिएंट है रिवीजन के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, वो पढ़ रहे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल फिक्स होते हैं नीट के एग्जाम में। जेई के एग्जाम की बात करो तो 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। इसमें अपन कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस, कलर कोड हट चुका है नीट से, लेकिन फिर भी 2 मिनट में अपन कवर कर लेंगे। सेल, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर रेटिंग, एमीटर, वोल्ट मीटर, और लास्ट में अपन मीटर ब्रिज करेंगे। ये सारी चीजें अपन कम से कम टाइम में कर रहे होंगे। तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट होने से पहले लाइक करके आ जाओ, और अगर इच्छा है तो पहले एक कमेंट कर दो, थैंक यू भैया, या फिर आपको जो भी नेक्स्ट चैप्टर में चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब देखो, इसमें अपन बेसिक चीजें कवर नहीं करेंगे, क्योंकि रिवीजन सीरीज है, बहुत कम समय में अपन को पूरा चैप्टर करना है। तो जो काम की चीजें जहां से क्वेश्चन आते हैं वही कवर करेंगे। सबसे पहले आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी अपन सभी को जानते हैं, अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो एन अपॉन टी भी लिख सकता हूं। जो करंट होती है बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जो इसकी यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, जो इसकी डायमेंशन होती है वो क्या होती है? A1। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कभी बोले कि इस इंस्टेंट टाइम के ऊपर आप करंट निकालो और चार्ज को आपको टाइम की फॉर्म में दे रखा हो, तो आप क्या करोगे? आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करके आप निकाल सकते हो। सेकंड चीज, अगर आपको करंट को टाइम के फंक्शन में दे रखा है और अगर आपको चार्ज पूछ लिया है, तो चार्ज फ्लोन क्या होगा? T1 से T2 तक अपन इंटीग्रेशन करेंगे आई टी डॉट डी टी। ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल्स है वो आपके सामने है। अब अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। अभी जितना देखो, मैं जितना अपन पढ़ेंगे उसके ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता है सब कुछ कराऊंगा, बस आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। पसंद आए तो बस लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, इतना ही मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है इस वीडियो को बनाने के लिए। लगभग 17 से 18 घंटे लगे हैं, जो कि आपके पास 18 से 20 मिनट में आ रही होगी। ठीक है। तो असर्शन क्या है? क्वेश्चन क्या है? असर्शन क्या है? करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अरे 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 भैया, अभी तो आपने बताया ये स्केलर होता है, तो मतलब पहला तो गलत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले को आप कर दो कि भैया ने बताया था, उसके अकॉर्डिंग आपके पास गलत हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या है? करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आप बोलोगे भैया डायरेक्शन होती है क्या? बिल्कुल होती है यार, अपन शो नहीं करते क्या करंट ऐसे है ऐसे? तो डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। हाँ, अगर कभी आपके पास ऑप्शन नहीं दे रखा है स्केलर का, तो करंट को आप एज ए टेंसर क्वांटिटी लिख सकते हो ना। एज ए टेंसर क्वांटिटी भी कई बार करंट को लिखा जाता है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन आपके पास पहला गलत है, दूसरा सही है, मतलब असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब ऐसे ही जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे की तरफ। इंपॉर्टेंट करंट के जो पैरामीटर्स है वो अपन पढ़ लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं, वो क्या होती है? वीडी इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई टो बाई एम। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। वीडी यहाँ पे क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्मॉल ई यहाँ पे क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैपिटल ई यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि कोई भी 2 कोलिजन हो रही है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का एवरेज टाइम है उसको अपन टो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल एम यहाँ पे क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई क्या है? करंट है, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या है? क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है, और वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूलाज आपको दोनों पता होने चाहिए। अभी आपके पास ये दे रखा है, एन जो है वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। अब एक आपकी पास चीज होती है मोबिलिटी। यहां से नीट और जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा माथापच्ची वाला काम है नहीं। म्यू इक्वल टू क्या होता है? वीडी अपॉन ई होता है। वीडी की जगह अपन ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, स्मॉल ई कैपिटल ई टो बाई एम रखेंगे, तो ई से ई कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा? स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। देखो ज्यादा माथापच्ची मत करना, आपका दिमाग में पहले मेरे को पता है गुड़ गोबर भरी हुई है चीजें, तो उस गोबर को निकाल के बस ये फॉर्मूला को फिट कर लो, ये भी सफिशिएंट है। ठीक है। करंट डेंसिटी का क्या होता है? जे इक्वल टू आई अपॉन में होता है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब जो आपके पास करंट डेंसिटी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो यहाँ पे अपन एरिया लेते हैं वो इसके परपेंडिकुलर वाला एरिया लेते हैं।
ठीक है, बस इतना अभी तक ध्यान रखो। आप बोलोगे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे लास्ट तक देख तो सही, सब आएगा। मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा और वहीं से नीट में क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। तो आप लास्ट तक देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डबल्ड देन व्हाट अबाउट मोबिलिटी। अब आप बोलोगे भैया 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 भैया, अभी आपने बोला कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको डबल कर दिया तो मोबिलिटी तो डबल हो जाएगी, क्योंकि म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई होता है। अरे बेवकूफ, ऐसा नहीं होता, वीडी अपॉन ई तो होता है, लेकिन वीडी की जगह अपन क्या लिखते हैं, स्मॉल ई कैपिटल ई टो बाई एम लिखते हैं ना, तो ये ई से ई कैंसिल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो डबल होता है वो नहीं हो पाता, उतना ही रहता है। तो कभी भी अगर आपको कोई ऐसा बोले कि आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डबल कर दिया तो क्या मोबिलिटी भी डबल होगी क्या, तो बिल्कुल मोबिलिटी डबल नहीं होगी, वो जितनी थी उतनी रहेगी। अगर आपके पास ये आंसर नहीं आया तो आप बोल दो हम तो बर्बाद है भैया जी, आप ही करवा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हम सबको पता है, आर इक्वल टू क्या होता है, एम एन ई स्क्वायर टो इंटू एल बाई ए, और इसको अपन क्या लिखते हैं, रो एल बाई ए, आपने पढ़ा होगा ना, तो ये रो की वैल्यू होता है ना, तो कंफ्यूज मत हो, आर इक्वल टू रो एल बाई ए ही होता है। रो जो होती है क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है, और ये जो सिग्मा होती है, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो, मतलब रो का जस्ट उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। अब आर जो आपका रेजिस्टेंस हो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, यहाँ पे देखिए लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है, सॉरी ए है, ये यहाँ पे देख लीजिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से नीट और जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे कंडक्टर के लिए मेटल के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा कि कम होगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं अपन, तो जो उनके बीच में रिलैक्सेशन टाइम होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो जल्दी जल्दी भागेंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे, जो रिलैक्सेशन टाइम है जो दो कोलिजन के बीच में होता वो कम हो जाएगा। और जैसे ही टो कम होगा, तो आप ध्यान से देखिए, अगर ये कम होगा तो आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो अगर ये कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आपके पास सीधा दिमाग में क्या ध्यान में रखना है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टर के लिए, जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अब सेमीकंडक्टर के लिए भी क्या सेम चीज होती है, बिल्कुल सेम चीज नहीं होती। सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टो तो बिल्कुल आपके पास क्या होता है, कम होता है, लेकिन एन की वैल्यू बढ़ जाती है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बढ़ जाते हैं सेमीकंडक्टर में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो आपके पास क्या है, आर कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसमें टो से ज्यादा इफेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है, यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डोमिनेट करते हैं। तो इसलिए आप सेमीकंडक्टर में ऐसे बोलोगे किसी ने कि टेम्परेचर बढ़ाया, तो अपने इस गधे से दिमाग से गधी सी चीज निकालनी है और कंसेप्ट डालना है कि यार सेमीकंडक्टर में तो एन की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आर की वैल्यू कम हो जाती है, तो रेजिस्टेंस कम होगा। कंडक्टर में बात करें तो जो आपका गधा वाला दिमाग है वो सही है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये दो छोटे छोटे फॉर्मूले देख लो, आर टी टू इक्वल टू क्या होता है, आर टी वन वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अब इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो अपन सारे कर लेंगे। अब एनसीईआरटी में 3 ग्राफ दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अगर इस चैप्टर से ग्राफ क्वेश्चन आए तो इन तीनों में से कोई एक आएगा। ये जो पहला वाला है आपका वो कॉपर के लिए है, दूसरा वाला है वो नाइक्रोन के लिए है ना, ये देखो यहाँ पे नाइक्रोन लिखा हुआ है उसके लिए है, और ये मैग्नीन और कंस्टेंट के लिए भी माना जाता है। और ये तीसरा वाला है वो सेमीकंडक्टर के लिए। तो सेमीकंडक्टर के लिए जो रो और टी में रिलेशन होता है वो इस टाइप से होता है, और रजिस्टिविटी और टेम्परेचर में नाइक्रोम के लिए इस टाइप से होता है, और रजिस्टिविटी और टेम्परेचर में कॉपर वायर के लिए ये होता है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है, जेई मेन के सीधे सीधे नीट में भी रिपीट होते हैं और जेई में भी रिपीट होता है, तो अच्छा क्वेश्चन आपको करना है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 15 डिग्री सेल्सियस इज 16 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 ओम है। तो बोल रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा। अरे अरे अरे, अब दिमाग लगाओ, भैया ने अभी क्या बोला, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा वाला फॉर्मूला लगाया था ना, ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसके ऊपर तो क्वेश्चन दिया है। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो आपके पास सोल्व करके ला रखा है ताकि आपका टाइम बचे। पहले के लिए क्या है, आर कितना है 16 ओम इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा अपन को पता करना है, डेल्टा थीटा कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, तो 15 आ जाएगा। सेकंड के लिए आर कितना है 20 ओम इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, सेकंड के लिए कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 आ जाएगा। आर नोट से आर नोट कट गया, ये चार्ज 4/5 आ जाएगा। जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, ये देखो यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन आप देख सकते हो, कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या दे रखी है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अभी जो गधे वाली बात कर रहा था वो आ गई है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रजिस्टिविटी और एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। हाँ भैया अभी बोला कि यार कंडक्टर के लिए बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो जल्दी 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 कोलिजन स्टार्ट होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज हो जाएगा और रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो भैया बिल्कुल सही बोला, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 ओपन पढ़ते हैं। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो रहा था, रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही थी, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो यहाँ पे रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, आप ध्यान से इन दोनों को पढ़ लो। मैंने कंसेप्ट भी आपको बता दिया है और कैसे क्वेश्चन उलझा सकता है वो भी बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्या है, ए वायर ऑफ 320 ओम इज मेल्टेड। मेल्टेड का मतलब है मेल्ट करके दूसरा चीज बना रहे, मतलब वॉल्यूम उतना ही रहेगा ना। मेल्टेड का सीधा मतलब क्या, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, ठीक है। इसका आर दे रखा है, बोल रहा है कि इसकी लेंथ को आपने 1/4 कर दिया।
तो इसके नया रेजिस्टेंस क्या होगा? अरे अरे बेवकूफ, अभी तो मैंने बताया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है। तो एल की पावर 4 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर अपॉन 16। पहले कितना था? 320, है ना? पहले कितना, एक मिनट, ये एक मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसकी जगह बस आप सीधा सीधा एल की जगह, सॉरी आर जो है वो पहले 320 ओम था ना, तो अभी क्या हो जाएगा? 1/16 टाइम हो जाएगा, मतलब 320 अपॉन 16 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपको समझ में आ गया होगा। बस एल पे किस तरह डिपेंड कर रहा है वो आपको देखना है। एल पे किस तरह कर रहा है? पहले एल स्क्वायर था, अभी एल स्क्वायर बाई मतलब बाई 4 किया ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? अपॉन 16। तो पहले जितना था उसका 1/16 टाइम्स हो जाएगा, जो कि 20 एम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉपर वायर है जिसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरियाज है LA 12A/2 और L/2 और 2A, तो रेजिस्टिविटी किसमें मैक्सिमम होगी? अरे बेवकूफो, जो रो होता है ना, रो वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो मेटल पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास मटेरियल सेम है, सिर्फ और सिर्फ जैसे इसमें क्या है ना, कॉपर वायर की बात हो रही है, तो अगर मटेरियल सेम है तो सबके लिए सेम रहेगा ना, तो वो सबके लिए सेम रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो जिस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है ना, हर टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे लेके आया हूं। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर, इट्स लेंथ एंड डायमीटर बोथ आर डबल। लेंथ और डायमीटर बोथ डबल कर दिए, तो लेंथ डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? L/2, और डायमीटर डबल करेंगे तो अब ये ए पे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है ना, ए मतलब पाई आर स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। तो अगर ये आधा किया मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? L/2/4। तो ये कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एस तो सेम रहेगा ना, एस तो मैंने अभी आपको बताया सेम रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा ना, सॉरी हाफ होगा ना, हाफ L/2, नहीं नहीं डबल हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन आ जाएगा ना। सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है और अपना काम करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए वायर जो है सेम मेटेरियल का, उसको स्ट्रेच किया तो क्या लेंथ बढ़ गई, एरिया कम हो गया तो लेंथ बढ़ गई, तो बात वही है, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। बोल रहा है कि बाई 10% इट्स न्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम, वो कितने होंगे? तो यार देखो, अगर इसको 10% खींचा है तो अपना जो एरर है, एरर वाला चैप्टर आप जाके देखना, मैंने क्या बताया था? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है ना, तो डेल्टा आर अपॉन आर क्या होगा? 2 इंटू ये जो 2 है ना वो आगे आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, तो ये वाली चीज आ जाएगी। डेल्टा एल कितना दे रखा? 10% दे रखा, तो ये कितना होगा? 20% हो जाएगा। तो मतलब पहले अगर 1 था तो अभी कितना हो जाएगा? 1 + 20%, मतलब 10 + 20% कितना हो गया? तो 1 का 20% कितना होता है? 0.2, तो 1 + 0.2 कितना हो जाएगा? 1.2 ओम हो जाएगा। तो 1.2 ओम आपके पास क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, देखो इसमें सेम दिख रहा है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी सेम है तो ये भी गलत, इसमें 1.1 है तो ये भी गलत, 1.2 वाला एक ही ऑप्शन हो, सीधा सीधा आप यहाँ पे सही कर सकते हो। अब कलर कोड, ये नीट से वैसे हट चुका है, 2 मिनट में इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या होता है ना, जैसे आपको 4 चीजें दी रहती है और इसकी ये जो है पूरी टेबल यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब आपको दे रखा है जैसे ब्राउन, ब्लैक, रेड और गोल्डन है, तो इसका कलर कोड क्या होगा? तो ब्राउन कहाँ पे है? यहाँ पे, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे। फिर क्या है? ब्लैक, ब्लैक कहाँ पे? ये है, तो इसको 0 लिखेंगे। तो पहले 2 के लिए तो आता है 1 इंटू, एक मिनट दिख नहीं रहेगा, तो पहले 2 के लिए तो आता है 1 इंटू 0। फिर जो थर्ड वाला होता है, जैसे यहाँ पे रेड है, उसको पावर में लिखा जाता है, जैसे रेड कहाँ पे? ये रहा, तो पावर वाली कितनी है? 10 की पावर 2, तो 10 इंटू 10⁻²। अब कौन सा है? गोल्डन है क्या? तो गोल्डन की टॉलरेंस लेवल कितनी है? 5%, तो +-5%। अब यहाँ पे सिल्वर होता तो +-10%, अब यहाँ पे गोल्ड होता तो प्लस, सॉरी यहाँ पे वो होता नो कलर होता तो +-20% आ जाता। तो आपको सीधा सीधा बस जिसको ये टेबल आती है उसको कलर कोड आता है, वैसे नीट से ये हट चुका है। अब बात करते हैं सेल की। सेल में 2 ही चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, एक होता है ईएमएफ, एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ जो ये जो पूरा ये मैंने गोले गोले में बना रखा है ना डॉटेड में, ये पूरा आपके पास सेल है। इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। सबसे पहले तो ये जो करंट आपकी है वो पॉजिटिव टर्मिनल से दूर जा रही है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? अगर करंट जो आपके पॉजिटिव टर्मिनल है उससे दूर जा रही है तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? VAB = E-IR, और इसको अपन क्या कहते हैं? वर्क डन बाय बैटरी, जो कि दूर जा रही है। अब इसमें अपन करंट दे रहे हैं, जैसे अपन फोन में क्या करता है, ये मेरे पास मोबाइल फोन है तो इसमें मैं चार्ज करता हूं ना, तो करंट अपन दे रहे हैं, तो अगर अपन करंट दे रहे होते हैं तो देखो इसमें क्या करंट इसके अंदर आ रही है, तो इसको मतलब क्या कहते हैं? बैटरी को अपन चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग करते हैं, ठीक है। और इसके दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए बी के बीच में कितना होगा? VAB = E+IR, क्योंकि अपन इसमें करंट दे रहे हैं तो वो जुड़ जाएगी, ले रहे हैं तो वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। और ये एक अल्टरनेटिव इसका ये बनाया हुआ है मैंने, तो VAB इस दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? IR, और I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? E/R+R। अरे I = V/R होता है ना, तो V की जगह तो E लिख दिया, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R + स्मॉल r, तो कंफ्यूज मत हो।
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दो टाइप से हो सकता है, एक सीरीज हो सकता है, एक पैरेलल हो सकता है। सीरीज में आपको ओरिएंटेशन देखना होता है जैसे E1 E2 E3, लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये पहले नेगेटिव आ गया फिर पॉजिटिव, तो दो का ओरिएंटेशन तो सेम है स्टार्टिंग है, तीसरे का अलग है, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा E1 प्लस E2 माइनस E3, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा। अब आप बेवकूफियों की तरह ऐसे मत करना जैसे तुम्हारा गधा गुड़ गोबर दिमाग है ना, वो क्या कहता है कि यार ऐसा किया तो R1 प्लस R2 माइनस R3 करते हैं क्योंकि उल्टा जुड़ा हुआ है। अरे गधेड़ो, अरे गंवारो, कभी भी रेजिस्टेंस को अपन माइनस नहीं करेंगे, इसमें हमेशा रेजिस्टेंस को अपन जोड़ेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। अब पैरेलल की बात करते हैं तो ये इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन होगा। अब इसमें भी अगर आप ओरिएंटेशन देखोगे तो ये देखो इधर से पॉजिटिव है इधर से नेगेटिव है ना, तो उल्टा ओरिएंटेशन है, इसलिए E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर यहाँ पे दोनों सेम टाइप से होते जैसे इस टाइप से नीचे वाला सेल होता तो यहाँ पे आपके पास सीधा सीधा प्लस आ जाता, और आपके पास यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस तो आप सीधा निकाल ही लोगे। ये पैरेलल में तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन R1 इक्वल्स टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो ये आप निकाल लोगे यहाँ पे। अब किरचॉफ के लॉ की बात करते हैं। दो किरचॉफ भाई साहब ने आपको लॉ बताए थे, एक केवीएल एक केसीएल। केवीएल जो होता है वो लूप रूल होता है, केसीएल जो होता है बेटा वो आपके पास जंक्शन रूल होता है। अब जैसे केसीएल की अपन बात करते हो ये एक जंक्शन है, तो यहाँ पे क्या दिख नहीं रहा, अब मैं ऐसे कैसे पढ़ाऊं यार। हाँ, अब इसकी बात करता हूँ। देखो ये एक जंक्शन है मान लो, तो इधर से आएगा ये I1 करंट आ रहा है, I2 बाहर जा रहा है, I3 भी बाहर जा रहा है। तो ये क्या कहता है कि जितना करंट आपके पास जंक्शन में आएगा उतना ही बाहर जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों का जो टोटल होगा, जो सम होगा, देखो ये सम जो होगा इस जंक्शन के ऊपर वो कितना होगा, 0 होगा। मतलब I1 जो है उसको अपन प्लस लेंगे, I2 और I3 को माइनस लेंगे, तो I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत हो ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा। यही आपका ये है केसीएल है, किरचॉफ करंट लॉ वाला। अब केवीएल की बात करते हैं तो केवीएल में क्या होता है ना, आपको लूप बनाना होता है। जैसे ये एक लूप है, इसमें आप किस तरह से चीज की है ध्यान से देखना समझ में आएगा। देखो सबसे पहले अपन जैसे यहां से चले, यहाँ इस टाइप से कुछ चलेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले करंट आई यहाँ पे फ्लो हो रही है, ये R1 है, ये पॉजिटिव यहाँ पे टर्मिनल है, तो प्लस में I इंटू R1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस में I इंटू R1। फिर आगे चलेंगे प्लस में I इंटू R2 प्लस में I इंटू R2। फिर इसका नेगेटिव टर्मिनल आ गया, तो अपन ने क्या कर दिया माइनस में I E1। फिर नीचे चलेंगे वापस से प्लस वाला आ गया, तो प्लस में I इंटू R3 प्लस में I इंटू R3, और ये वापस नेगेटिव वाला आ गया तो माइनस में E2 इक्वल टू 0। ये मैंने बहुत प्यार से समझाया है, वापस रिपीट करके देख लो, समझ में नहीं आया तो इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा आपको, है ना। लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है, सर्किट एनालिसिस फॉर मोर टेक्निक। अब और क्या क्या है, सीधा अगर आपको देखो इस टाइप से कुछ दे रखा हो, दोनों ये क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज में अपन को पता क्या होता है, करंट सेम होती है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास अलग अलग होते हैं। तो आई सेम है तो वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। अगर आई सेम है तो जो वी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। तो अगर आपको V1 निकालना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। अगर आपको V2 निकालना है तो V2 के लिए क्या आ जाएगा, V इंटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए R2 अपॉन R1 प्लस R2। समझ गए, तो ये दोनों चीजें है। अगर करंट की अपन बात करें, पैरेलल में क्या होता है ना, करंट आपके पास अलग अलग होती है लेकिन पोटेंशियल आपके पास सेम होता है। तो जो आपके अब V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है, तो जो R हो गया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, या फिर आप कह सकते हो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, क्योंकि V तो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इसका मतलब I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, I इंटू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये R1 नहीं आएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2। समझ गए। अगर मैं I2 की बात करूं तो I तो आएगा ही, अब R1 आ जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो V1 के साथ R1 आ रहा था, V2 के साथ R2 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इनवर्सली इसलिए I1 के साथ R2 आ रहा है, I2 के साथ R1 आ रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। चलो अब ये इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आपके पास दे सकते हैं, बोलेंगे कि इस जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल निकाल के दिखाओ, तो किस टाइप से निकालोगे, 4 ओम दे दिए, 2 ओम, ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट, तो आपको किस तरह से निकालना। देखो सबसे पहले ये 10 वोल्ट आपको क्वेश्चन ने दे रखा था, इसको आपने 0 मान लिया, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे आपको निकालना है, इसको आप मान लो x, ये टोटल कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। ये कितना 4 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब इसमें करंट I3 फ्लो हो रही है, इसमें I2 फ्लो हो रही है, इसमें I1 फ्लो हो रही है। तो टोटल मैंने अभी आपको क्या बताया था, पहला लो क्या था किरचॉफ का, कि टोटल जो करंट होगी वो 0 होगी। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 तो 0 हो गया, हमें ये पता है। तो I1 को अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 अपॉन 4, x माइनस 2 अपॉन 4। I2 कितना लिख सकते हैं, I2 कहां पे, x माइनस 10, यहां पे कितना है, x माइनस 10 अपॉन 2, ठीक है। I3 को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 अपॉन 2, ठीक। बस आपके पास एक कैलकुलेशन करनी है, जैसे कैलकुलेशन करोगे 6 वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। किरचॉफ जो जंक्शन रूल है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल भैया डिपेंड करता है।
किरचॉफ जो लूप है वो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, तो दोनों बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? इन दोनों का तो एक दूसरे के साथ संबंध ही नहीं है ना कोई। अरे जब तक आपका एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं होगा तो आप कैसे बोलोगे कि हमारा रिलेशन है? वो भी अपनी जगह सही है, आप भी अपनी जगह सही हो, लेकिन रिलेशन ही तो नहीं है आपका। तो ये दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आपके पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा है, ये 6 वोल्ट दे रखा है, ये 5 ओम दे रखा है, 3 ओम, ये 5 एम्पियर, 2 वोल्ट, ये 8 सॉरी ये 2 ओम, ये 8 वोल्ट, ये 2, तो बोलेगा VA माइनस VB बताओ, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। बिल्कुल बता देते हैं, वी आपको VB माइनस VA पूछा होगा, हाँ VB माइनस VA पूछा है, तो यहां से यहां तक अपन चलते हैं। तो सबसे पहले देखो इधर चलेंगे, तो सबसे पहले तो क्या आएगा VB, ये तो VB आ जाएगा। फिर इधर चलेंगे चलेंगे चलेंगे, प्लस में 8 वोल्ट, ठीक है, प्लस यहाँ पे I कितना है, 2 एम्पियर चल रहा है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये प्लस में आएगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया। अब यहाँ पे आप बोलोगे भैया माइनस में 3 इंटू 5 क्यों लिखा? सबसे पहले तो देखो करंट इधर ही जा रहा है, सेम करंट की डायरेक्शन है, तो अपन इसको माइनस में लेंगे। अब बोलोगे ठीक है भैया 5 तो हमें समझ में आ गया, आई की वैल्यू 3 क्यों ली? अरे गधोड़ो, टोटल 5 आया है यहाँ पे, 5 में से 2 इधर निकल गया, तो इधर कितना बचा? 3 बचा। अरे 5 माइनस 2 कितना होता है? अरे गंवारो, 5 माइनस 2 कितना होता है? 3 ही तो होता है। आया समझ में? तो माइनस 3 इंटू 5 और ये माइनस में 6 इक्वल टू VA, इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास प्लस में 9 वोल्ट आ जाएगा। अब पोटेंशियल ऑफ जंक्शन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, V3 दे देता है, R3 दे देता है, V1 देता है, R1 दे देता है, V2 दे देता है, R2 देता है, और बीच में पूछता है कि इस जो जंक्शन है इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो वो कैसे निकालते हैं? V इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, सीधा सीधा। अब कैसा क्वेश्चन बनता है देख लो, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं 0 वोल्ट मानूं तो ये 20 वोल्ट हो जाएगा, ये 0 वोल्ट हुआ तो ये 20 वोल्ट हो जाएगा, ये 0 वोल्ट हुआ तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो R1 है वो कितना है? 10 है, R2 है जो कितना है? 20 है, R3 जो कितना है यहाँ पे 5 है। तो आप देखोगे तो सेम कंडीशन बन गई, ये सेम कंडीशन बना दी। एक V1 की वैल्यू ये है, R1 की ये है, V2 की ये है, R2 की ये है, V3 की ये है, R3 की है, और V आपको निकालना है। सीधा सीधा फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार बहुत मेहनत लगी इसमें, है ना, मतलब 16-17 घंटे लगे, इतने टीचर्स के नोट्स पढ़े हैं, खुद का दिमाग लगाया, फिर लास्ट में आपके पास ये लेके आऊं। तो प्लीज यार लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, 2-3 कमेंट कर दो, जितना शेयर कर सकते हो ना, मेरा एक ही टारगेट है मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, तो जितना शेयर कर सकते हो कर दो। टेलीग्राम पे आपको इसके पूरे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो, और पूरा फिजिक्स में ऐसा ही कराऊंगा ना, तो आप लास्ट तक देखना, सारे चैप्टर्स देखना, ठीक है। चलो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के अपन बात करते हैं। सीरीज में क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है, पूरी दुनिया जानती है। सीरीज में करंट सेम होता है, जो आपके पास पोटेंशियल वो अलग होता है। पैरेलल में क्या होता है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है, ठीक है, और इसको अपन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं। जो आपके पास सीरीज में है वो पोटेंशियल सेम होता है लेकिन करंट अलग अलग होता है। इसमें 2 कॉम्बिनेशन और बताया, जैसे ये है। अब इसको अपन इस तरह से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ध्यान से देखना। अब ये जो B है ना, ये यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये तीनों पॉइंट का जो है, यहाँ पे भी B होगा, यहाँ पे भी B होगा, यहाँ पे भी B होगा। और जब इसको आप नीचे अच्छी तरह रीडू करोगे, दोबारा बनाओगे, तो ये वाली चीज बनेगी, और ये वाली चीज बनेगी, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। कई बार आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप से जब क्वेश्चन आए तो इसको आप इस तरह बना सकते हो। इस तरह बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में, और फिर ये दोनों मिलके इसके साथ पैरेलल में। समझ में आ गया कैसे क्या करना होता है? चलो अब व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। अपन सबको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? R1 इंटू R3 इज इक्वल टू, अगर R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 है, तो ये जो ये वाला है, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, मतलब इसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है, ठीक है। तो जैसे ये वाली कंडीशन है, इसमें R1 अपॉन R2 इक्वल टू R4 अपॉन R3, ठीक है, ये सेम ही चीज आएगी ना। इसको नीचे करोगे तो R4 इधर चल गया, R3 इधर आ गया, तो ये सेम ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। अब कई बार आपको सीधा ना बना के, आप उसको पता है ये तो चीज आपको आती है, तो वो इस टाइप से कुछ बनाता है, इस टाइप से कुछ बनाएगा, तो इसको आप ऐसे करके ऐसे बना सकते हो ना, क्योंकि इन दोनों पॉइंट को पकड़ के ये सेम टाइप का बन जाएगा। जब सेम टाइप का बनेगा तो आप देखोगे 8 अपॉन 4 कितना होता है? 2 अपॉन 1, और 4 अपॉन 2 कितना होता है? वो भी 2 अपॉन 1 ही होता है, मतलब ये दोनों सेम हो, तो इसका कोई भी अस्तित्व आपके पास नहीं रहेगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। क्यूब रजिस्टर में आपके पास अगर क्वेश्चन आया नीट जेईई में, तो सीधा क्वेश्चन आएगा, वो पूछेगा कि इसका जो बॉडी डायगोनल है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर सबका, जैसे एक जो भी इसका एज है ना, सबकी एवरी साइड का अगर रेजिस्टेंस आर है, एवरी साइड का अगर रेजिस्टेंस आपके पास आर है, तो पूछेगा कि आर इक्विवेलेंट बताओ ए से लेके बी तक। ए से बी क्या है? बॉडी डायगोनल है, तो इसका कितना आएगा? 5r/6 आएगा। वो पूछेगा ए से सी तक बताओ, मतलब एक साइड का बताओ या एक एज का बताओ, तो कितना आएगा? 7r/12 आएगा। वो पूछेगा ए से डी तक, मतलब आपके पास फेस डायगोनल का बताओ, फेस डायगोनल का कितना आएगा? 3r/4 आएगा। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, ठीक है। चलो
इनफाइनाइट लेडर कभी कभी पूछ लेता है, ऐसा 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 इनफाइनाइट तक बना हुआ है आपके पास ऐसा। तो आप नोटिस करोगे इसमें दो ही चीजें, एक R1 है एक R2 है, R1 है R2 है, तो ये रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो मैं इस वाली चीज को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अगर इसको मैंने x मान लिया तो आर भी कितना आ जाएगा, R1 प्लस एक्स R2 अपॉन एक्स प्लस R2, है ना। तो आप इससे सीधा सीधा सोल्व कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी, ए ये है बी ये है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो अब जल्दी से आपका दिमाग लगा लो, फिर नीचे आगे मैं सॉल्यूशन बताता हूं। देखो ये टोटल 40 है, तो मैंने इसको 0 मान लिया, इसको प्लस 40 मान लिया। अब यहाँ पे करंट कितना होगा, इसमें करंट आई कोष्ट क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। वी कितना है 40 है, आर कितना है 3 प्लस 1, सीरीज में तो जुड़ जाएंगे 4, तो 40 अपॉन 4 कितना आ जाएगा आपके पास 10 एम्पियर आएगा। सेम नीचे करेंगे तो नीचे भी 40 अपॉन 4 कितना आएगा 10 एम्पियर आएगा। मतलब इसमें भी 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इसमें भी 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है। बस अब आप लगा दो, ये लूप लो लगा दो। लूप लो अपन लगाएंगे तो सबसे पहले वी ए से चलेंगे, वी ए इधर चलेंगे, करंट किधर की तरफ फ्लो हो रहा है, इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, लेकिन अब इधर चले तो प्लस में आएगा, तो प्लस में आई कितना 10 इंटू 1, तो वी ए प्लस में 10 इंटू 1। इधर जाएंगे इधर जाएंगे, अब करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, अपन भी इधर की तरफ चले तो माइनस में आएगा, तो माइनस में 3 इंटू करंट कितना था 10 था, इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास वी भी आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा जी, प्लस में 20 वोल्ट आ जाएगा, प्लस में 20 वोल्ट आ जाएगा। तो बताओ समझा क्या, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, रिपीट करके देख सकते हो। ये 10 घंटे का चैप्टर है जिसको मैं आपको 20 25 30 मिनट में करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर इसको 3 बार भी देखोगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट की अगर अपन बात करते हैं तो थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट को अपन कहते हैं जूल इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें दो चीजें होती है, कांस्टेंट करंट होता है, एक टाइम वेरिएंट करंट होता है, मतलब टाइम के साथ एक बदल रहा है एक नहीं बदल रहा। तो कांस्टेंट में तो क्या होता है, अगर अपन ये बात करते हैं इसकी पावर की तो क्या होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर या वी इंटू आई। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोट होती है। अगर अपन हीट की बात करते हो क्या होता है, तो इसको टी से मल्टीप्लाई कर दो, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, वी इंटू आई इंटू टी। तो इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है आपके पास। अगर अब टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो आपको सबको पता है इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डॉट डी टी कर देंगे, जो आपके पास टाइम जितना चेंज हो रहा है 0 से 1 0 से 10 10 से 20 वो T1 से T2 में लिख देंगे। सेम इस चीज में ये वाले कर देंगे, ठीक है। चलो अब मैक्सिमम पावर जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वो क्या कहती है कि कभी भी आपको अगर पावर मैक्सिमम चाहिए तो किस कंडीशन में होती है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो। तो कभी भी आपको नीट में बहुत सारे पीवाईक्यू ऐसे मिलेंगे जिसमें ऐसा पूछा गया कि पावर मैक्सिमम कब है, तो कब होती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके दोनों बराबर होते हैं। तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सीधा सीधा आपके पास आ गया। अब अपन बात करते हैं कंसेप्ट पावर रेटिंग की। इसमें क्या होता है, जैसे ऐसा लिखा होता है 220 वोल्ट और 50 वोल्ट, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, ये होती है रेटेड वोल्टेज और ये होता है रेटेड पावर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसका मतलब होता है कि अगर आपने 220 वोल्ट इसके अंदर लगाई है तो जो आपके पास बल्ब है वो 50 वोल्ट कंज्यूम करेगा, ठीक है। और इसका एक और मतलब है कि अगर आपने 220 वोल्ट से ज्यादा अगर आपने इसको वो दिया तो वो बल्ब जो आपका फ्यूज हो जाएगा, और अगर आपने इससे कम दिया तो जो आपके पास 50 वोल्ट है वो कम हो जाएगा। 220 वोल्ट से जैसे आप वी कम करोगे जो आपके पास पावर हो 50 वोल्ट से कम हो जाएगी। तो जो आपके पास अगर कई बार रेजिस्टेंस भी पूछा था आर इक्वल टू क्या था अभी, अब वी है और आपके पास क्या दे रखा है पी दे रखा है, तो पी इक्वल टू क्या था वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, तो वी की जगह 220 का स्क्वायर अपॉन पी करेंगे तो कितना आ जाएगा 968 ओम आ जाएगा। अगर अपन वी को 220 वोल्ट से ज्यादा करते हैं तो जो बल्ब आपके पास फ्यूज हो जाएगा। तो काफी बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि बल्ब फ्यूज कब होगा, जब उसकी रेटेड वोल्टेज से ज्यादा अगर अपन उसमें वोल्टेज देते हैं तो आपके पास बल्ब जो है फ्यूज हो जाता है। अगर अपन और ज्यादा इसको पावर देते हैं तो मोर ब्राइटनेस हो जाता है, मतलब जितना ज्यादा पावर होगा, जैसे एक है 30 वोल्ट का, एक है 30 वोल्ट का, एक है 40 वोल्ट का, एक है 50 वोल्ट का। कई बार क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में से ज्यादा ब्राइटर कौन सा बल्ब जलेगा, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतना इजी तो नहीं पूछेगा, तो कुछ ना कुछ उल्टा होगा, तो अपन क्या कर देंगे 30 वाले को ज्यादा कर देंगे। नहीं, जिसकी पावर ज्यादा वो उतना ज्यादा चमकेगा, उतना ज्यादा ब्राइटर जलेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट परसेंटेज विल बी द इल्यूमिनेशन ऑफ द लैंड डिक्रीजेज इफ द करंट ड्रॉप बाई 20%। बोला कि अगर करंट 20% ड्रॉप हो गई तो किस परसेंटेज में जो है आपका लैंप वो है डिक्रीज होगा। तो अब ध्यान से देखिए, आपके पास जो फॉर्मूला है पावर का क्या होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। अब आई में क्या चेंज हुआ, वो क्या बोला कि 20% अपने कम कर दी, तो आई फाइनल कितने हो गई, इनिशियल से 20% ऑफ आई माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 80% ऑफ आई बचेगा, मतलब 8/10 आई बचेगा। अब पी का आई के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब 8/10 का स्क्वायर, मतलब 64/100। तो आपके पास कितना बचा, 64% बचा ना, 64% बचा। तो ये क्या पूछा कि कितना रिमेनिंग बचेगा, कितना सॉरी कितना बचेगा, ये 64% तो हो गया आपके पास, तो बचा कितना 100 में से 64 अपन जैसे माइनस करेंगे तो आपके पास 36 आंसर आ जाएगा। दोबारा समझो, समझ में नहीं आया तो P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी होता है। इसने बोला कि करंट 20% से कम कर दी, ड्रॉप कर दी, तो फाइनल करंट कितने आ जाएगी 0.8 आई, 0.8 आई आ गई। आप तो सबको छोड़ो, 0.8 आई आ गई। अब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 0.64 आई, मतलब 64% जो आपके पास करंट है वो हो गई है। तो आपके पास माइनस कितनी हुई है, कितनी बची है, तो वो कितना जाएगा आपके पास
36% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो आइडेंटिकल आपके पास हीटर है, हीटर के जो फिलामेंट है वो कनेक्टेड है पहले पैरेलल में उसके बाद सीरीज में। तो बोला सेम वोल्टेज आपके पास अप्लाई किया गया है, तो रेशियो अपन को बताना है पैरेलल और सीरीज का। इसमें क्या है, इसमें क्या है, सीधा सीधा रेशियो बताना है। तो एच इक्वल टू क्या होता है, एच इक्वल टू क्या होता है, एच इक्वल टू आर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सीरीज की अपन बात करें तो R/2 हो जाएगा, और पैरेलल की अगर अपन बात करें तो आर ही रहेगा, है ना। तो इसमें क्या है, देखो ध्यान से देखो, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल के लिए R/2, सीरीज के लिए 2R हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एच इक्वल टू क्या होता है, V²/R होता है, तो सीरीज के लिए तो कितना हो जाएगा, V²/R/2, सॉरी पैरेलल के लिए तो V²/R/2, और सीरीज के लिए V²/2R हो जाएगा। V² से V² कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा R/2, नीचे कितना बचा 2R। 2R जब ऊपर जाएगा तो R से R कट जाएगा, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे गंवारो, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, दोबारा देखो, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। V²/R/2 है एक चीज, और एक है V²/2R है, ठीक है। V² से V² गया, ठीक है, अब ये ऊपर चल जाएगा, तो 2R/R/2 है, ठीक है। R से R कट गया तो ये भी ऊपर आएगा, तो 4/1 बच जाएगा, जिसका क्लियर मतलब है 4/1, ठीक है। आई होप समझ में गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन गैल्वेनोमीटर को, अगर आपको एमीटर में चेंज करना होता, कभी भी गैल्वेनोमीटर को दो चीजों में चेंज करते हैं अपन नॉर्मली, एमीटर और वोल्टमीटर। तो एमीटर में जब भी चेंज करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सीरीज में लगाना पड़ेगा। वोल्टमीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो उसको आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। सीरीज में जब चेंज कर रहे हो तो आइडियल जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, क्योंकि जैसे इसमें आपने मान लो यहाँ पे एमीटर लगाया, यहाँ पे देखो आपने एमीटर लगाया, अब इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे करंट कुछ ना कुछ खाएगा, रेजिस्टेंस मतलब वो करंट को खाएगा, तो आप अच्छे से पूरी करंट मेजर नहीं कर पाओगे जितनी करंट है, तो करंट कम हो जाएगी। इसलिए कभी भी अगर आपको आइडियल एमीटर लेना होता है तो करंट सॉरी उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। अब इसको अपन, इसका जो प्रैक्टिकली 0 तो हो नहीं सकता, तो अपन ट्राई करते हैं कम से कम रेजिस्टेंस हो। इसमें प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नहीं हो सकता, तो अपन ट्राई करते हैं जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो पाए, ठीक है। ये इसका कुछ ये डायग्राम आप देख लीजिए। अब सबसे मेन चीज, ये जो अपने पास ये सर्किट है, इसमें जो टोटल करंट है वो कितना है, आई है। आई यहाँ पे आई, जो ये वाली इसके गैल्वेनोमीटर के पास जो करंट गई उसको अपन ने IG से डिनोट कर दिया, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको अपन ने RG लिख दिया। इसको जो है अपन शंट बोलते हैं, जो अलग से अपन इसमें वो लगाते हैं रेजिस्टेंस को अपन शंट बोलते हैं। इसके पास टोटल करंट कितनी जाएगी, टोटल आई थी, आई में से IG इधर गई, तो यहाँ कितनी बची, I माइनस IG बची। तो इसलिए अब यहाँ पे ये जो मेन चीजों में पढ़ देता हूँ, IG इज मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू गैल्वेनोमीटर फॉर फुल डिफ्लेक्शन। फुल डिफ्लेक्शन अगर आपको चाहिए तो IG जो है आपके पास मैक्सिमम करंट होगी, ठीक है। और जो ये S है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए इससे, RG से, है ना। एस की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए RG से। तो कभी कई बार आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि शंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। और ये आप देख सकते हो, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करें, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट की बात करें, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, S इंटू आई माइनस IG किसके इक्वल होगा, IG इंटू RG के इक्वल होगा। और इसी से आपके पास जो है नीट में काफी क्वेश्चंस आते हैं। अभी टाइम बहुत हो रहा है तो इसलिए मैं क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारे गोल्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन कराऊं लाइव, तो आप कमेंट कर दीजिए यहाँ पे लाइव PYQ, मैं लाइव PYQ आपको करा दूंगा, जिसमें मैं लाइव आपको टॉप 50 क्वेश्चन जहां से नीट में क्वेश्चन आ सकता है वो कराऊंगा। वोल्ट मीटर में करना है मैंने बता दिया, सबसे पहले पैरेलल में कनेक्ट करो, इसका इनफाइनाइट होना चाहिए, इसका वे कुछ इस तरह दिखता है। इसमें क्या होता है, अगर आपको मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, सीधा सीधा IG इंटू RG प्लस S आ जाएगा। और ये सीधा सीधा आपके पास जो IG है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है वो कर देता हूं मैं, द रीडिंग ऑफ आइडियल ये वोल्ट मीटर के हाइपोथेटिकल सर्किट में कितनी होगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे V है, अब अपन ने वोल्ट मीटर लगाया, तो मैंने अभी आपको क्या बताया यार, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होगा, मतलब बहुत ज्यादा होगा। तो अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पे क्या कुछ करंट फ्लो हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो क्या ये भी एक नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करेगा, क्या बिल्कुल करेगा। तो नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करा तो ये वाला ये कुछ सर्किट बन गया, तो इसका वोल्टेज कितना है 20, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, अरे यार इसने बोला आइडियल वोल्टमीटर, मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वोल्टमीटर का वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा आइडियल के लिए। तो इनफाइनाइट हुआ तो यहाँ पे तो करंट फ्लो ही नहीं हो सकता ना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो करंट कैसे जाएगी। तो ये एज अ वायर काम करेगा, एज अ वायर काम करेगा। तो आपके पास जो ये वोल्टेज है वो कितना आएगा, इसके लिए 20 वोल्टेज ही आएगा। तो ये आपके पास सीधा सीधा मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बता रखा है। एक मिक्स ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके पास N जो है वो सेल है और ये सीरीज में है जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ऐसे टोटल आपके पास M रोज है। तो इसके लिए जो ई नेट होता है वो कितना होता है, ई नेट तो होता है आपके पास NE, ठीक है। और इसमें अगर आपको कभी करंट पूछता है, इधर देखो, अगर आपको कभी करंट पूछता है तो आपको जो कभी करंट पूछेगा तो कितनी आएगी, करंट आपके पास आ जाएगी NE अपॉन R प्लस NR अपॉन M, ठीक है। ये सीधा सीधा आप याद कर लेना। फिर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है, N आइडेंटिकल सेल है जिसका EMF है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड है सीरीज के अंदर। तो बोला कि अरेंजमेंट जो है आपके पास टाइम पैरेलल आई थ्रू द
लोड मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछा, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए अपन ने अभी क्या बोला था, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होना चाहिए बोला था। तो आप बोलोगे भैया स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, आंसर आ गया। नहीं बेवकूफ नहीं, यहाँ पे क्या बोला है कि एन आइडेंटिकल सेल है, तो इसलिए जो टोटल होगा वो कितना होगा, एन आर अपॉन एम होगा। जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एन आर अपॉन एम होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, एन आर अपॉन एम है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कैपिटल आर के बराबर करना, ना कि स्मॉल आर को कैपिटल आर। यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, एन आर अपॉन एम होगी। ये पीवाई क्यू है, ये आया होगा, तो ये गलती मत करना, आपके पास सीधा सीधा आंसर नंबर ए आ जाएगा। आई होप आपको समझा होगा, मैंने पूरा ट्राई किया कम से कम टाइम में सारे फॉर्मूला आपको दिखा दूं, सारे कंसेप्ट आपको बता दूं, सारे क्वेश्चन आपको कराऊं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ऐसी ही सीरीज इस चैनल पे मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना शेयर कर सकते हो कर देना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचेगी तो आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। और कमेंट कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। और बाकी फिर मिलते हैं, आपको कौन सा चैप्टर चाहिए वो नीचे बता देना, फिर कभी नए सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।